नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C और मैं हूं दीक्षा कोहली। और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में है एक ऐसे मेहमान जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। जी हां, जन जन का चाहते हैं ये हित, जन जन का चाहते हैं ये हित और चाहते हैं हिमाचल में हो तीसरे विकल्प की सियासत। जी हां, चाहते हैं कि हिमाचल में हो तीसरे विकल्प की सियासत। हिमाचल का करेंगे ये भरपूर विकास और महेश्वर सिंह जी को सत्ता में मिली है विरासत। आइए बात करते हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ये नेता जो काफी युवा नेता भी रह चुके हैं हिमाचल के। आइए करते हैं इनसे बातचीत। महेश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास धन्यवाद। बातचीत में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप हमेशा ये कहते आए हैं एक तीसरे विकल्प की जरूरत है हिमाचल में। हिमाचल अब एक नया चेहरा देखना चाहती है। आखिर क्या रणनीति है इस तीसरे विकल्प की? देखिए, जहाँ तक तीसरे विकल्प की बात है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक मैच फिक्सिंग की तरह चल रही थी और इसलिए एक दूसरे को पूरा संरक्षण था और इनको एक अहंकार था कि हम में से तीसरा तो कोई आएगा नहीं। अगर एक कोई गलती करेगा तो दूसरा छुपाता रहेगा और दूसरा करेगा तो पहला छुपाता रहेगा। इसलिए कुछ बातों को लेकर हमने ये संकल्प लिया कि हम तीसरे मोर्चे का गठन करें और ये मेरा सौभाग्य है कि हिमाचल की जागरूक जनता ने अगर विकल्प के रूप में किसी से आशाएं और आकांक्षाएं उनसे हैं तो वो केवल और केवल हमने जो ये मोर्चा गठित किया है हिमाचल लोकहित मोर्चा, जिसमें हमारे साथ सीपीआई और सीपीएम भी है, इसके ऊपर बहुत आशाएं और आकांक्षाएं लगाई हैं। नहीं तो फील्ड में तो अनेकों नेशनल पार्टीज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी है, लेकिन उनको यहाँ कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिली है। सर, अगर बात करें आपके राजनीतिक सफर की तो आप भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, तो क्या कारण रहे, क्या अंतर कलह रही भाजपा के बीच की आप इतने समय से जो भाजपा के साथ लगातार काम करते रहे और एक साफ और स्वच्छ छवि वाले नेता माने आते रहे, तो फिर ऐसे में क्या कारण रहे कि आपको भाजपा छोड़ एक अलग पार्टी का संगठन करना पड़ा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जब से राजनीति में पदार्पण किया है और जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, तब से लेकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा जी। और कभी भी नाता नहीं देखा, रिश्ता नहीं देखा, सब कुछ छोड़ा केवल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वॉज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। इट वॉज ए पार्टी जहां इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल जीवित थी, भीतर का प्रजातंत्र जीवित था और इस पार्टी के संविधान के निर्माता थे स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि हमको पार्टी के भीतर अपनी स्वतंत्र रूप से बात कहने का अधिकार था। इलेक्शन पद्धति अगर किसी संगठन में थी तो ये भारतीय जनता पार्टी में थी और जब तक अटल जी का नेतृत्व रहा तो सचमुच ये भारतीय जनता पार्टी वॉज ए पार्टी विद डिफरेंस। और हमको इस बात का गुरेज भी नहीं है कि जीवन के जो बेहतरीन वर्ष होते हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि 25 वर्ष से लेकर लगभग 50 या 55 साल तक जीवन के सबसे बेहतरीन वर्ष माने जाते हैं। जी जी। ये सारी उम्र मैंने इस पार्टी में बिताई और पार्टी ने कमी कोई नहीं रखी। मैं 3 बार लोकसभा में पहुंच सका, 1 बार राज्यसभा में, 2 बार विधानसभा में, पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर काम किया, यहाँ तक कि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहा जी। उन दिनों में बड़ा आनंद आता था काम करने का। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान जो कांग्रेस के नेता है श्रीमान वीरभद्र सिंह जी, मेरी दोनों बहुएं इनके आंगन से डोली में लाया, इसलिए कोई उनसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा था तो केवल एक नीतियों का, लेकिन धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी किस कागार पर पहुंची है ये किसी से छुपा नहीं है। जहां हमको अटल जी का एक कुशल नेतृत्व प्राप्त था, जिसकी बदौलत यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, गांव-गांव में पानी पहुंचा, आज उस भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हो गई अटल जी के बीमार होने के बाद कि वो भीतर का प्रजातंत्र भी समाप्त हो गया और इस पार्टी के संविधान को तोड़ मरोड़ कर ऐसी जगह पहुंचा दिया कि नेता ने आज इसको जेवी संगठन बना दिया और जो नेताओं की पार्टी थी अब वो धन्ना सेठों की पार्टी बन गई। इसलिए
मजबूर होकर जब मैंने देखा कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है और जिस पार्टी के विरुद्ध हम बोलते रहे आज उसमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं रहा, और जब सारे अपने तरीके अपना चुका, सब नेताओं से बात कर चुका, अंत तो गतवा 2 फरवरी को मैंने अपनी नई पार्टी का गठन कर दिया। नई पार्टी का गठन करा आपने महेश्वर सिंह जी, साथ में आपकी बीच की कुछ बात थी शांता जी के साथ, और साथ ही साथ अगर देखा जाए राजन सुशांत के साथ आप कुछ अलग गठन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शायद आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने भाजपा की तरफ रुख कर लिया। क्या यही कारण रहा कि आप उनसे अलग हो गए या कुछ और भी था? नहीं, देखिए शांता जी सचमुच हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं जी, क्योंकि हम इस भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे, और ऐसी घड़ी में शांता कुमार जी के विभिन्न समाचार पत्रों में उनके बयान आते रहे। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट संभव नहीं है जी, जहां हम भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, भाई भतीजा समाप्तवाद समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कटु निर्णय लेने होंगे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निर्णय लेने के बजाय इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया जी। और शांता जी ने शुरू में एक बात कही थी कि पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस प्रकार के लोगों के लिए प्रचार करने भी नहीं आऊंगा, पार्टी के प्रति मैं वफादार रहूंगा, दिल्ली बैठकर काम करूंगा। अब क्यों वो वापस आए उसका उत्तर तो उन्हीं से लें तो अच्छा रहेगा जी। और मेरा मन भी कई बार इस प्रश्न को पूछता है, क्या अब वो भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्या जो भ्रष्ट लोग थे वो दंडित हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं जो मंत्री थे उनको हटाया तो गया, लेकिन पहले महामंत्री बना दिया गया और अब चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतार दिया, तो कौन सी सजा उनको दे दी गई मेरी समझ में नहीं है। तो अब ये प्रश्न तो शांता जी से पूछे तो अच्छा रहेगा कि क्या अब भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? पर आप अब अगर कोई पार्टी बना रहे हैं, आप एक तीसरा विकल्प लेकर आ रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हिमाचल में, तो किस तरह आप ये जो वायदे लेकर आ रहे हैं, सामने जो दावे पेश किए जा रहे हैं, किस तरह ये पार्टी काम करेगी? क्योंकि एक सामने ये भी मुद्दा आ रहा है, क्योंकि आपकी जो सरकार अगर बन जाए तो वो गठबंधन की होगी, इस साथ साथ दूसरी पार्टियां भी मिली हुई हैं। इस बात से तो मैं सहमत नहीं, जो दूसरी बात आपने कही। अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है, कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी पूरी 66 विधानसभा सीटें हैं, 66 के 66 कैंडिडेट्स आपके नहीं हैं, आप कुछ सीपीआई सीपीएम के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा आपका मुद्दा? कुल 68 सीटें हैं जी, और आज दिन तक, इस समय तक हम 38 सीटों के अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं, 2 अभी और पाइपलाइन में, मतलब 40-42 हम लड़ रहे हैं, तो मतलब आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। ठीक है, कितने चाहिए बहुमत के लिए? जी जी, आपको 35 चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब 35 से हम 4 सीटें ज्यादा गए हैं, और गठबंधन का क्या हिसाब है? 12 एक पार्टी लड़ रही है, अब तो 14 हो गए उनके और 8 एक और, 20, तो कुल मिलाकर कितने हुई? जहां हम 60 सीटें लड़ रहे हैं तो गठबंधन कहाँ जरूरत पड़ती है हमको किसी का साथ देने की? मतलब पूरी उम्मीद रखे हैं उम्मीद इसलिए है कि आज अगर हिमाचल में आप बात करें किसी भी व्यक्ति से जी, वो कहता है इन दोनों पार्टियों से दुखी है जी। क्यों? क्योंकि जो पार्टी विद डिफरेंस थी वो सीधी सीधी कांग्रेस के पच्चीनों पर चलने लग पड़ी। जहां तक तीसरे विकल्प की बात है, हमने इसलिए ही बनाया क्योंकि लोग इनसे ऊब चुके हैं, लोग कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि एक दिन जैसे विधानसभा में एक बहस हुई जी, अविश्वास प्रस्ताव आया अभी वर्तमान में, और कब लाए? जब हमने जोर से इस प्रकार के मुद्दे उठाए जो कि कांग्रेस को उठाने चाहिए थे। अगर वो उठाते तो शायद हमको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ होते तो आज ये पार्टी की दुर्गति नहीं होती। दुर्भाग्य ये है कि अटल जी के बीमार होने के बाद कुछ धन्ना सेठों के हाथ में ये पार्टी चले गई, जिसके कारण भ्रष्टाचार पनपा, भाई भतीजावाद पनपा, और जो विकासात्मक कार्य हैं उनका स्तर देखो कितना घटिया है। आप, मुझे लगता है चंडीगढ़ से आए होंगे और बाय रोड आए होंगे जी। आप किसी नेशनल हाईवे से आए या किसी रूरल रोड से आए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो नेशनल हाईवे है? गड्ढे ही गड्ढे पड़े हैं
और हमारा लोक निर्माण मंत्री क्या कहता है कि हिमाचल की सड़कें ऐसी मुलायम है जैसा हेमा मालिनी के गाल। क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बात करने वाले लोगों को थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए कि क्या इस प्रकार की सड़कें होनी चाहिए हिमाचल में? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? और लोग कहते हैं कि हमको तीसरा विकल्प चाहिए, कहीं भी चर्चा करते हैं। इनका कहना है कि लोग कहते हैं कि तीसरा विकल्प चाहिए। इनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के तहत जब तक वो भाजपा में रहे तब तक भाजपा सरकार काफ़ी अच्छा कार्य करती रही, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अब ये तीसरा विकल्प हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा विकास लाएगा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं महेश्वर सिंह जी कि ये तीसरा विकल्प जनता के लिए किस तरह नया होगा, किस तरह अलग होगा? ये नया यहाँ से होगा, मेरा ये दृढ़ विश्वास है जी कि ईमानदारी ऊपर से नीचे आती है, जी नीचे से ऊपर नहीं आ सकती। जी जैसे कहा जाता है ना कि यथा राजा जथा प्रजा, अगर राजा ईमानदार हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रजा भी ईमानदार हो जाएगी। राजा बेईमान है तो प्रजा कभी भी ईमानदार हो ही नहीं सकती। जी आप देखेंगे हिमाचल में धूमल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन की, लेकिन आप जब नजर दौड़ाएंगे कि आखिर सजा किसको मिली है तो आपको पटवारी मिलेंगे, कानूगो मिलेंगे, जिसने 50 रुपए लिया, जिसने 1000 रुपया लिया। ये बड़े बड़े मगरमच्छ, इनको हाथ क्यों नहीं डालते? जब ये आरोप था कि यहां पर जो राशन का घपला हुआ है, दाल का घपला, आप जानते होंगे उसकी सारी डिटेल, उन पर हाथ डालने से क्यों गुरेज करते हैं? जो लोग घटिया स्तर का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको हाथ क्यों नहीं डालते? क्या केवल मात्र इन प्रकार के छोटे लोगों का ऊपर आप गाज गिराकर क्या भ्रष्टाचार उन्मूलन हो जाएगा? तो सर्वप्रथम तो अगर आपकी पार्टी आती है तो आपकी पार्टी हिमाचल में देखिए, हमने भ्रष्टाचार उन्मूलन कर सकेगी? एक हमने संकल्प लिया है जी कि एक तो जो लोकपाल बिल है जी उसको सुदृढ़ बनाएंगे जी और जो अन्ना हजारे टीम का एक प्रारूप था जी उसका हम अमल करेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार में आप किसी का साथ चाहते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल का साथ चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं, अन्ना हम जी का भी कहते साथ हैं चाहते हैं। कि जो व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्र में बोलेगा, मुझे लगता है हम सबको संगठित होकर चलना होगा। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप केजरीवाल के साथ मिल सकते हैं? नहीं, देखिए, ये केजरीवाल अकेले की बात नहीं है। अब यहाँ भी हमारे एक मित्र आए हैं, आज आपसे मिलेंगे भी, अग्रवाल जी आए हैं, उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया है। जी जी और उनका जब मैं उद्देश्य देखता हूं तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार के लोग अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में भी हम इसी प्रकार के लोगों का, और किसी और प्रांत में भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अकेले हम ये नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ना, आज जो हिमाचल में आपका लोकायुक्त बैठा है, लोकायुक्त का जब अभी उन्होंने ओथ ली तो प्रेस वालों ने पूछा कि भाई अब तो आप कुछ करेंगे हिमाचल में? उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकायुक्त दंत विहीन है, कुछ नहीं कर पाएगा। जब ये टीथलेस है तो इसका फायदा क्या है? इसीलिए जो उन्होंने कहा उसका हम समर्थन करते हैं कि इट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि लोगों पर कार्रवाई कर सके। और हमने एक और संकल्प लिया था और उसका हमने प्रावधान भी किया अपने उद्देश्य में पार्टी के, कि एक हम रिटायर्ड ऑफिसर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के हो, उनका सेल बनाएंगे। वो किस लिए? ताकि हमको इंगित कर सके कि महेश्वर सिंह जी, आज आपके बारे में इस प्रकार की चर्चा हो रही है, समझ जाइए क्या ये इसमें सच्चाई है। जैसे एक बच्चा है ना, स्कूल में जाता है, चोरी कहाँ से शुरू करता है? रबड़ पेंसिल से जी। और जो माँ समझदार है उसको डांटेगी, पीटेगी और वापस करवाएगी जी। जो उसकी ममता में फंसे रहेगी, क्या कहेगी? बच्चा रख ले, कोई बात नहीं, हल्ला ना करना, कल को बड़ी चोरी करेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर इस प्रकार का हम सेल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी। और अगर ऊपर बैठे लोग ईमानदार होंगे तो नीचे के लोगों को बेईमान होने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जैसे उदाहरण के लिए मंत्री आते हैं, अगर वो अपना खाना खाते हैं और कहीं किसी पर बोझ नहीं बनते विभाग पर, तो विभाग को बेईमान बनने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अगर मानो हम आते हैं तो खाने का खर्चा कौन करता है? बड़ा अफसर नहीं करता। होते होते जो लोएस्ट है, अगर रेवेन्यू मिनिस्टर है तो पटवारी पर गाज गिजरती है कि तुम किचन का हिसाब देखना कानून साहब, हम
मंत्री जी के बाकी मतलब मसले। पूरा हम मुद्दा ये मान लें कि इनका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि ये हिमाचल प्रदेश में विकास तो करना ही चाहते हैं, जनता के हित में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो काम इनका रहेगा वो हिमाचल की शान बढ़ाना, हिमाचल को भ्रष्टाचार से मुक्त करना। बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा महेश्वर सिंह जी के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।